15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई। समझिए ना, नगण्य पड़ गई, नगण्य दिखे। तो देखिए भारत स्वतंत्र कब हुआ था? वो 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। उससे पहले भारत पर किसका राज था, किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। एक समय में कहा जाता था कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। समझिए ना, यहाँ का अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर था, यहाँ का अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर था, काफ़ी सफल था, काफ़ी विकसित था। लेकिन अंग्रेज आया, यहाँ लूटा और लूट के यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। समझिए ना, भारत की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह दिन पर दिन कैसे उसका विकास हुआ, समझिए ना। जो हम पिछले पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, विकास की कहानी पढ़े थे ना। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, वो सब बता दिए थे। आज हम पूरा बीटीवी से बुक चलेंगे। आप लोग के पास बुक है ना, बस निकाले रहिए और टॉपिक बाय टॉपिक सबको समझिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में इसको क्या करते हैं? इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था को जोड़ते हैं तो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या होता है? धन का इंतजाम करना, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का मतलब आपसे कोई भी पूछेगा तो क्या बताइएगा बउआ? धन का इंतजाम करना, मतलब धन बटोरना, धन की व्यवस्था करना। धन की क्या करना? व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। कोई दिक्कत? धन का इंतजाम करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं तो आगे देखिएगा। धन का इंतजाम या प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से होता है। अब देखिए धन का इंतजाम कैसे होगा? अरे धन का इंतजाम कैसे होगा? वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से। जितना हम वस्तु का उत्पादन करेंगे, जितना सेवा क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन करेंगे, कोई भी क्षेत्र में उसको सेल करेंगे, तभी ना उससे धन आएगा। तो फिर उसको हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। बात समझिए ना, जितना वस्तु का आप उत्पादन कीजिए उतना ही आपका क्या होगा? धन का इंतजाम होता जाएगा। बात समझिए ना, कम वस्तु कम धन, अधिक वस्तु अधिक धन। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था कहते किससे? इसको आप लोग जान लीजिए। अर्थव्यवस्था यह आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके आय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, कार्य करके क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया मतलब रुपया पैसा से, धन दौलत से, धन का इंतजाम करने से संबंधित क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? जो हम काम करते हैं, क्रिया मतलब काम करना, जो आप काम करते हैं जिससे आपको कुछ धन मिल जाए, जिससे आपको कुछ धन प्राप्त हो जाए, समझिए ना, वही आर्थिक क्रिया हुआ। कोई दिक्कत? पैसा कमाने के संबंध में, पैसा के इंतजाम करने के संबंध में हम जो भी कार्य करते हैं आर्थिक क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य किस लिए करता है? आखिर हम आप लोग को पढ़ा किस ले रहा है? आय प्राप्त करने के लिए। समझिए ना। अर्थव्यवस्था समाज के, देखिए या करके लिखा हुआ है एक डिफिनेशन में शॉर्ट में, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सही बात है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं सबको जोड़ देंगे तो उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दिक्कत नहीं ना। आगे देखिएगा अर्थशास्त्र। हम लोग ये अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास कौन से किताब के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? इसको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये सारी बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन आप लोग देखिएगा ध्यान से। यह
सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही इसको हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन, समझे ना, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करना किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जैसे हो वैसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। सामाजिक विज्ञान एक अलग शाखा के रूप में अर्थशास्त्र का विकास इंग्लैंड में हुआ है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में अर्थशास्त्र का विकास कहाँ पर हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था। इतना नोट कीजिए, तो फिर आगे बताएंगे कि अर्थशास्त्र आधुनिक अभी जो है वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, उनके बारे में कुछ बताएंगे। वो एक पुस्तक भी लिखे थे, उनको बताएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो आगे देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है। एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक है। वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक कौन है बाबू? एडम स्मिथ। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी थे। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन? एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समझ गए ना? आगे देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीनों को समझिएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, तृतीय। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि। मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों? पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये सब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? द्वितीय क्षेत्र में कौन क्या आता है? इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, खनिजों का बिजनेस करना, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र वही ना जी, निर्माण कार्य करना। आप कोई भी यंत्र का निर्माण कर रहे उद्योग में, समझ गए ना। उद्योग में यंत्र का निर्माण करना, गैजेट का निर्माण करना, ये सब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फैक्ट्रिया में वस्तुओं का उत्पादन करना, गैस, बिजली आदि का उत्पादन करना कौन से क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चलिए, बहुत अच्छा। तृतीय क्षेत्र बच्चों, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, वकील, बैंक बीमा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या होता है? LIC का फुल क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये नहीं होता है? जीवन बीमा योजना, ये नहीं होता जीवन बीमा योजना, ठीक है। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं बाबा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। परिवहन, परिवहन यानी कि यातायात, यातायात गाड़ी वगैरह चलता है, ट्रेन, तो उससे हमारा क्या होता है? सेवा होता है ना जी, वो सब सेवा के लिए मौजूद ही रहते हैं, ठीक है। मजदूर, मजदूर भी सेवा, व्यापार इत्यादि क्रिया किसमें शामिल है? तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखना बाबा, आप अपने किताब के पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। किताब के पेज नंबर कितना निकालिएगा? 5। उसमें देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्षेत्र, तीनों क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र को जब हम 1901 में देखते हैं
तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में क्या कृषि क्षेत्र यही ना आता है जी, तो उसका योगदान था कितना, राष्ट्रीय में कितना योगदान था 63.6। और वही जब 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कितना था 58.7। अब वर्ष 2007 में ये देखिए 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था 63.6 और द्वितीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था 12.7। कब था 1901 में था। और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था कब 1901 में। और जब 1947 में हम लोग देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का। अब जब वर्ष 2007 में आते हैं तो अब देखिएगा 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा था, वर्ष 1947 आता है तो थोड़ा कम हुआ और 2007 में बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ ना जी, कितना है 22.0। और द्वितीय क्षेत्र योगदान कितना है। और सबसे ज़्यादा अभी किस क्षेत्र का योगदान है राष्ट्रीय आय में, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र कौन आता है सेवा क्षेत्र, उसका योगदान कितना है 56.0। तो ये जो हमारा आंकड़ा है, आंकड़ा से ये पता चलता है कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है हमारा राष्ट्रीय आय में। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो आज विश्व में लगभग 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूरे विश्व में पूछा जाए कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो क्या बताइएगा 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब तीनों को समझिएगा, ये पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है और मिश्रित क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा पहले परिभाषा को फिर हम समझा देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह ऐसा अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। मतलब उत्पादन के साधनों का पर अधिकार किसका होता है बउआ, स्वामित्व किसका होता है, निजी व्यक्तियों का। मतलब जो उत्पादन करेगा उस उत्पादन वस्तु पर सिर्फ उसी का अधिकार रहेगा। बात समझिए ना। जैसे जापान और अमेरिका, वहाँ के जो लोग उत्पादित किसी वस्तु को करते हैं तो उस पर अधिकार किसका रहता है, उसी का रहता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, समझिए ना, ये सब पूंजीवादी देश के श्रेणी में आते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव देखे कैसे पूछेगा, पूंजीवादी देश का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से सभी क्या आएगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि पूंजीवादी देश नहीं है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो क्या मानिए भारत को दिक्कत। आगे देखिएगा समाजवादी, यह ऐसा अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन उस देश के सरकार के पास होता है। मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर अधिकार किसका रहेगा, उस देश के सरकार का अधिकार रहेगा। बात समझ गए ना। जैसे चीन और क्यूबा, वहाँ पर कोई वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है तो उस वस्तु पर सबसे पहला अधिकार किसका रहता है, उस देश का रहता है। समझिए ना, उसको कहते हैं स्वामित्व, मतलब अपना अधिकार। समझिए ना, स्वामित्व मतलब अधिकार होता है, ठीक है ना। देखिए उत्पादन के साधनों पर अधिकार, स्वामित्व यानी कि अधिकार किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह ऐसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना देश भारत, और कहीं जाने का जरूरत है नहीं। भारत में यहाँ पर हम जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्शन करते हैं उस पर अपना भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। कोई दिक्कत। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। पूंजीवादी और समाजवादी के बीच के रास्ता वाले अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है बउआ, 3 गो। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत।
और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3। पूरे विश्व स्तर पर कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और विशिष्ट। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा, किसी देश का आर्थिक विकास क्या है? किसी भी देश का आर्थिक विकास क्या है? एक तो समावेशी विकास है और दूसरा क्या है? सतत विकास। दोनों को समझिएगा, समावेशी विकास मतलब क्या होता है और सतत विकास मतलब क्या होता है। दोनों ही क्या है? देश की आर्थिक विकास है, लेकिन दोनों का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। समावेशी विकास को देखते हैं। आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। आर्थिक विकास करने की ऐसी प्रक्रिया, ऐसा विकास करेंगे जिसे समाज के सभी वर्ग, एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग के जीवन स्तर क्या होना चाहिए? ऊंचा होते जाए। समझिए ना? समावेशी मतलब समाज के विकास करना। कोई दिक्कत? समाज के सभी वर्गों का विकास करना समावेशी विकास कहलाता है। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूटा न रहे, यानी कोई भी ऐसा वर्ग न हो जिसको विकास का मतलब विकास प्राप्त न हो। डेवलपमेंट होगा तो समाज के सभी वर्गों का होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा। बात समझिए ना? उसी को समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी समाज का विकास सभी वर्गों का, समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, सभी का विकास होना ही क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। किसी को दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। सतत विकास, आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया। विकास मतलब आर्थिक स्थिति हमारा सुधार हो जाए, यही ना होता है विकास जी, जिससे हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी, समझिए ना, अभी की पीढ़ी जो हम लोग का चल रहा है वर्तमान पीढ़ी हो गया, बल्कि आने वाले भावी पीढ़ी मतलब आने वाले जो भविष्य में हमारी पीढ़ी है ना, के भी विकास को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सही बात है, संसाधनों का उपयोग। अब हम लोग कहते हैं कि पानी का सेविंग कीजिए, समझिए ना, पानी की खेती कीजिए, पानी को बचाइए, क्योंकि ये भी एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग यूज करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी को काफ़ी मतलब समस्या का सामना करना पड़ सकता है ना बउआ। तो हम कोई पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो उसका हम उपयोग कम से कम करेंगे, जितना ज़रूरत हो मतलब ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करेंगे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी जो है इस संसाधन का उपयोग कर सके। अब ऐसा नहीं है कि ये मार्कर है और इतना ना यूज कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी को मार्कर प्राप्त ही ना हो। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारा जो सतत विकास कहता है क्या? सतत विकास मतलब ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, अभी भी चल रहा है और जिसका लाभ हम भी उठा रहे हैं और हमारे पीढ़ी भी उठाए, उसी को सतत विकास कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा लाउडली बोलिए तो हमको भी अच्छा लगेगा। नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना? ठीक है।